संयोजक और विकल्पक के बाद में नंबर 3 है अपने विरोध दर्शक। इसकी क्या परिभाषा है देखिए, ये भी हो गया आपने कंप्लीट, दो हो चुके हैं। विरोध दर्शक में है दो कथनों अथवा वाक्यांशों, देखो दो कथनों अथवा वाक्यांशों, दो कथनों अथवा वाक्यांशों में विरोध प्रकट करते हैं, विरोध प्रकट करते हैं। नाम से पता चला है जो विरोध प्रकट करें दो शब्दों या वाक्यांशों में, उसी क्या कहेंगे हम, विरोध दर्शक कहेंगे। जैसे पहला ये लिखो पहले में, जैसे कौन कौन से शब्द आ सकते हैं बीच में, अवे किंतु परंतु, किंतु परंतु, लेकिन पर, किंतु परंतु लेकिन पर, मगर, बल्कि, फिर भी, मगर, बल्कि, फिर भी आदि। तो जो दो वाक्यांशों को कथनों में विरोध प्रदर्शित करें उन्हें हम विरोध दर्शक कहेंगे। और इसमें आप देखो पहला उदाहरण नंबर 1, हमने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, फिर भी, हमने बहुत मेहनत की फिर भी सफलता नहीं मिली, सफलता नहीं मिली। अब यहां देखो आप विकल्प प्रस्तुत किया जा रहा है, सॉरी विरोध, विकल्प तो पहले निकल गया, विरोध किया जा रहा है कि हमने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। अब इसका विरोध क्या हो रहा है, फिर भी हमें सफलता नहीं मिली। विरोध दर्शक हो रहा है ना, मेहनत करने पर तो सफलता मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सफलता नहीं मिली, यानी कि विरोध हो गया ना इस बात का कि हमने बहुत मेहनत की फिर भी। और विरोध किससे पता चला, फिर भी से। तो फिर भी क्या है आपका विरोध दर्शक, फिर भी सफलता नहीं मिली। दूसरा उदाहरण लिखिए आप, मैं बहुत पढ़ता हूं, मैं बहुत पढ़ता हूं परंतु याद नहीं होता, परंतु याद नहीं होता। अब देखो यहां भी विरोध हो रहा है, पढ़ाई करने पर तो याद होना चाहिए, लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि मैं बहुत पढ़ता हूं परंतु याद ही नहीं होता। विरोध हो गया ना दोनों में आपस में, तो विरोध किससे पता चला आपने, परंतु से। तीसरा वाक्य लिखो, नरेंद्र गांव गया फिर, परंतु, नरेंद्र गांव गया परंतु पिताजी से नहीं मिला। यहां भी विरोध है कि गांव गया तो पिताजी से मिल के आना चाहिए, तो नहीं मिला, तो आपस में दोनों वाक्यों में क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। चौथा वाक्य लिखो, हमने उसे बहुत समझाया, हमने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना, पर वह नहीं माना। यहां भी विरोध है, भाई समझाया तो मानना चाहिए उसे, लेकिन वह नहीं मान रहा है, इसलिए यहां पर क्या होगा, विरोध दर्शक, तो ये पर आ जाएगा इसमें। हमने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना, तो ये हो गया अपने विरोध दर्शक, यानी कि इनमें विरोध हो रहा है आपस में। हमने बहुत मेहनत की फिर भी सफलता नहीं मिली, मैं बहुत पढ़ता हूं परंतु याद ही नहीं होता, नरेंद्र गांव गया परंतु पिताजी से मिले बिना वापस आ गया, हमने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। अब नंबर 4 लिखिए आप, परिणाम दर्शक। नंबर 4 है अपने परिणाम दर्शक। परिणाम दर्शक, और इसकी परिभाषा है, ये दो वाक्यों में, ये दो वाक्यों में कार्य कारण
संबंध को, ये दो वाक्यों में कार्य कारण संबंध को प्रकट करते हैं। ये दो वाक्यों में कार्य कारण संबंध को प्रकट करते हैं। जैसे जैसे अन्यथा, नहीं तो, अन्यथा नहीं तो, इसलिए, इसलिए। ये दो वाक्यों में कार्य कारण संबंध को प्रकट, कार्य का कारण जानते हैं, उसका संबंध बताते हैं दोनों वाक्यों में। जैसे देखो एक वाक्य लिखते हैं हम कि मेहनत कर लो, मेहनत कर लो, नहीं तो, मेहनत कर लो नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। मेहनत कर लो नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। देखो दोनों में कार्य कारण संबंध प्रकट किया है कि मेहनत कर लो नहीं तो, इससे पता चला ना अपने को, नहीं तो परिणाम अच्छा। भाई कार्य क्या करना है, कार्य कारण मेहनत करना है, लेकिन उसका संबंध किसे बताया कि परिणाम अच्छा नहीं होगा। उस कार्य को कर लो लेकिन नहीं तो उसका परिणाम कारण अच्छा नहीं होगा। तो मेहनत कर लो नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। दूसरा वाक्य देखो, दूसरा, चुप रहो अन्यथा, अन्यथा बाहर निकाल दिए जाओगे, बाहर निकाल दिए जाओ। इसमें भी कार्य कारण है कि अगर आप एक काम नहीं करोगे तो इसका कारण ये है, इसका परिणाम ये भुगतना पड़ेगा। तो चुप रहो अन्यथा बाहर निकाल दिए जाओगे। तो ये अन्यथा क्या है, परिणाम दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। तीसरा उदाहरण देखो, तीसरा उदाहरण देखो, इसमें उसने बहुत परिश्रम किया, उसने बहुत परिश्रम किया इसलिए, इसलिए पास हो गया, पास हो गया। भाई एक तरह से पता चला ना कार्य कारण, तो उसने बहुत परिश्रम किया इसलिए वो क्या हो गया, पास हो गया। तो इसमें तीनों शब्द हैं, जैसे कि नहीं तो, अन्यथा और इसलिए। तो ये क्या हो जाएंगे अपने परिणाम दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। ये तो यहां तक तो आ गया होगा आपको। दूसरा पार्ट है अपने वैदिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इसके चार भेद होते हैं। इससे पहले एक बार ऐसा करो, इसकी परिभाषा लिख लो। आप परिभाषा लिख लो, पहले आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं, जगह छोड़ दो। लिखो आप कि दो या दो से अधिक उपवाक्यों, दो या दो से अधिक उपवाक्यों, दो या दो से अधिक उपवाक्यों अथवा आश्रित उपवाक्यों, अथवा आश्रित उपवाक्यों, उपवाक्यों को प्रधान वाक्य से, प्रधान वाक्य से जोड़ने वाले, प्रधान वाक्य से जोड़ने वाले समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। फिर आप लिख सकते हो पीछे वैदिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं, वैदिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। दो या दो से अधिक उपवाक्य हो, यानी कि छोटे वाक्य कह सकते हो आप, अथवा उन्हें हम कह सकते हैं आश्रित उपवाक्य। दो या दो से अधिक हो, लेकिन एक वाक्य नहीं हो, दो या दो से अधिक उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें प्रधान वाक्य से
यदि उन दोनों को प्रधान वाक्य एक मुख्य वाक्य होता है, अगर उसे जोड़ने का काम करें तो वो जो जोड़ने का काम करेंगे वो समुच्चय बोधक अव्यय क्या कहलाएंगे, अपने वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएंगे। पहले तो हमने देखा था कि दो वाक्यांशों को, दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़े। अब यहां हम क्या कर रहे हैं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वाक्यों, उपवाक्यों, वाक्यों नहीं उपवाक्यों या आश्रित उपवाक्यों को किस वाक्य से, प्रधान वाक्य से जोड़ा जाए। एक तो प्रधान वाक्य होता है और उसके ऊपर डिपेंड होते हैं दो या तीन वाक्य। अगर उन वाक्यों को उनसे जोड़ा जाए, प्रधान वाक्य से जोड़ा जाए उपवाक्यों या आश्रित वाक्यों को, तो वो क्या कहलाएगा, अपने समुच्चय बोधक अव्यय जो होंगे वो कहलाएंगे अपने वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएंगे। इसमें देखो ये चार होते हैं, ये चार प्रकार के होते हैं, ऐसे लिख लो, ये चार प्रकार के होते हैं, ये चार प्रकार के होते हैं। अब देखिए इसके बाद हम चार भेद लिखेंगे। अब ये चार प्रकार के होते हैं, वो देना बात। हाँ, ये कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। इसमें पहला प्रकार है इसमें कारण बोधक। नंबर एक, कारण बोधक वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय पीछे जुड़ जाएगा। इसमें पहला है अपने कारण बोधक, दूसरा है आपके संकेत बोधक, संकेत बोधक, कारण बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक और चौथा है अपने उद्देश्य बोधक। देखो वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय के चार भेद हैं, कारण बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक और उद्देश्य बोधक। जिसमें आप पहला पढ़ेंगे, आप नंबर एक डाल लो, कारण बोधक समुच्चय बोधक अव्यय, कारण बोधक समुच्चय बोधक अव्यय। परिभाषा लिखो, किसी कार्य के पीछे, किसी कार्य के पीछे, किसी कार्य के पीछे निहित कारण को, निहित कारण को, निहित कारण को प्रकट करते हैं। किसी कार्य के पीछे निहित कारण को प्रकट करने वाले जो अव्यय होंगे वो कारण बोधक अव्यय होंगे। कोई कार्य हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, अगर उसको बताएंगे तो अपने कारण बोधक समानार्थी वेदीकरण अव्यय कहलाएंगे। देखो उदाहरण जिसमें लिख लो, जैसे पहले वो लिख लो, आप पहले लिखे थे वैसे, जैसे जैसे क्योंकि, जैसे क्योंकि, अतः, चूंकि, ये तीन है इसके आदि। जैसे क्योंकि, अतः, चूंकि। पहला उदाहरण लिखो, वह अस्वस्थ है, वह अस्वस्थ है, वह अस्वस्थ है, अतः कक्षा में उपस्थित, अतः कक्षा में उपस्थित नहीं हो सकेगा, अतः कक्षा में उपस्थित नहीं हो सकेगा। अब इसको समझो वाक्य को आप देखिए, वेदीकरण चार वेद। पहला है अपने कारण बोधक जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। किसी कार्य के पीछे निहित कारण को प्रकट करें। कोई कार्य हो रहा हो और वो कार्य किस कारण से हो रहा है, उसका क्या कारण है उस कार्य के होने का, उसको प्रकट करे, वो क्या कहलाएगा, आपका कारण बोधक कहलाएगा, कारण बोधक कहलाएगा। देखो वह अस्वस्थ है, अतः कक्षा में उपस्थित नहीं हो, वह अस्वस्थ है,
तो ये तो क्या आपका मूल वाक्य वह अस्वस्थ है, और अस्वस्थ होने के कारण वो क्या हो जाएगा, कक्षा में उपस्थित नहीं हो सकेगा। तो कार्य क्या है यहाँ पर, अस्वस्थ। यहाँ देखो निहित कारण को प्रकट के, कारण कि कक्षा में उपस्थित नहीं होने का कारण क्या है, वह अस्वस्थ है। तो हमने ये तो लिखा कि किसी कार्य के पीछे निहित कारण को प्रकट करते हो, तो यहाँ पर देखो कक्षा में उपस्थित नहीं होने का कारण क्या है, वह अस्वस्थ है। और ये किससे पता चला, अतः। तो ये अतः क्या है, अपने कारण। दूसरा वाक्य लिखो, दूसरा है चूंकि वह बहुत परेशान है, वह बहुत परेशान है, इसलिए ज्यादा बोलता है। चूंकि वह बहुत परेशान है इसलिए ज्यादा बोलता है। अब इसमें आपको ध्यान देखना होगा, जरूर नहीं कि बीच में आए, ये आगे भी आ सकते हैं। तो ये देखो आप यहाँ पर यहीं पे आ गया, चूंकि वो बहुत परेशान है इसलिए ज्यादा बोलता है। भाई वो ज्यादा क्यों बोलता है, बहुत परेशान है। अभी बहुत परेशान क्या लगा आपने, चूंकि, इसलिए ज्यादा बोलता है। किस लिए ज्यादा बोलता है, चूंकि वो बहुत परेशान है। तो आप इसमें शब्द के यानी वाक्य के प्रारंभ में भी आ सकता है, यानी यहाँ पर कारण ये है। आगे लिखो तीसरा उदाहरण एक और, वह बहुत बुद्धिमान है, वह बहुत बुद्धिमान है क्योंकि उसके माता पिता भी बुद्धिमान हैं, उसके माता पिता भी बुद्धिमान हैं। वह बहुत बुद्धिमान है क्योंकि, क्या रहा ये, क्योंकि उसके माता पिता भी बहुत बुद्धिमान है। तो कार्य क्या है यहाँ, बहुत बुद्धिमान होना। लेकिन देखो उसका कारण क्या है, उसके माता पिता बहुत बुद्धिमान है। उसके माता पिता बुद्धिमान है, इस कारण वह भी क्या है, बुद्धिमान है। तो यहाँ देखो कार्य के पीछे निहित कारण प्रकट हो रहा है। अब अगला देखो आप नंबर 2, कौन सा आएगा आपने नंबर 2, संकेत बोधक। संकेत बोधक, संकेत बोधक। इसमें लिखो कि जो अव्यय दो उपवाक्यों ये पढ़ रहे हैं अब हम संकेत बोधक वाला, ये कंप्लीट हो गया, ये चल रहा है संकेत बोधक। कि जो अव्यय दो उपवाक्यों को संकेत से जोड़ते हैं, संकेत से जोड़ते हैं। बस इतना सा याद रखो कि वे अव्यय जो दो उपवाक्यों को किससे जोड़ते हैं, संकेत से जोड़ते हैं। कोई संकेत देकर जोड़ते हो उन्हें हम क्या करते हैं, संकेत बोधक। क्या कहेंगे उन्हें, संकेत बोधक। ये पढ़ रहे हैं आप कि वे अव्यय जो दो उपवाक्यों को संकेत से जोड़ते हो, संकेत बोधक कहलाएंगे। जैसे लिख सकते हो आप इसमें, जैसे इसमें एक लाइन और लिखो, ये युग्म रूप, ये प्राय युग्म रूप में होते हैं, ये प्राय युग्म रूप में होते हैं भाई। यानी कि ये युग्म क्या होता है, जोड़ा, दो आएंगे एक साथ, यानी कि जोड़े से आते हैं। ठीक है, जैसे लिखो आप, जैसे यदि तो ये दोनों एक साथ आएंगे। यदि तो, यद्यपि, तथापि, यदि तो, यद्यपि, तथापि, यद्यपि, परंतु। यदि तो, यद्यपि, तथापि, यद्यपि, परंतु। देखिए जैसे पहला उदाहरण लेंगे इसमें, यदि बरसात अच्छी होती
यदि बरसात अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। यदि बरसात अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। तो देखो हमने क्या लिखा था इसमें कि संकेत से जोड़ते हैं, संकेत से जोड़ते हैं। बरसात अच्छी होती, ये भी उपवाक्य है, फसल भी अच्छी होती, तो दोनों को यदि और तो दोनों को अंडरलाइन कर लिया। यदि तो ये दोनों क्या है यहाँ पर, संकेत बोधक व्यतिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। दूसरा उदाहरण लिखिए आप, यद्यपि हम बहुत परिश्रम कर रहे हैं, यद्यपि हम बहुत परिश्रम कर रहे हैं, फिर पीछे लिखो तथापि, तथापि सफलता नहीं मिल रही। तो दोनों को जोड़ दिया, देखो यद्यपि और तथापि, दोनों को अंडरलाइन कर लो। तीसरा वाक्य लिखो आप इसमें, यद्यपि मैं जानता हूं, यद्यपि मैं जानता हूं, परंतु तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम्हें नहीं बताऊंगा, परंतु तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यद्यपि और परंतु। तो देखो हमने देखा था कि संकेत से जोड़ते हैं, तो ये संकेतित कर रहे हैं कि यदि बरसात अच्छी होती तो फसल अच्छी होती। संकेत दिया जा रहा है यहां पर कि अगर यदि बरसात अच्छी होती तो फसल अच्छी होती। यद्यपि हम बहुत परिश्रम कर रहे हैं, तथापि सफलता नहीं मिली, ये भी संकेत किया जा रहा है। यद्यपि मैं जानता हूं, परंतु तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो ये भी क्या हो गया, एक तरह से संकेत हो गया। अब नंबर 3 लिखो आप, स्वरूप बोधक। नंबर 3 पढ़ेंगे अब, स्वरूप बोधक। तीसरा भेद है अपने स्वरूप बोधक, और उसकी परिभाषा लिखेंगे, ये वाला पढ़ रहे हैं अब, स्वरूप बोधक। ये हो गया अपने स्वरूप बोधक। देखिए आप कि वे अव्यय जिनका प्रयोग, वे अव्यय जिनका प्रयोग, वे अव्यय जिनका प्रयोग पहले उपवाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, जिनका प्रयोग पहले उपवाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, पहले उपवाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, पहले उपवाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, उन्हें हम क्या करते हैं, स्वरूप बोधक अव्यय करते हैं। यानी कि पहला जो उपवाक्यों का उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाएगा। जैसे देखिए आप इसमें लिखो आप, जैसे अर्थात, अर्थात मानो, यानी, अर्थात मानो यानी आदि, अर्थात मानो यानी आदि। जैसे पहला उदाहरण इसका, सुदर्शन गांधीवादी यानी अहिंसा का पुजारी है, अहिंसा का पुजारी है। अब इसको समझो आप, समझिए। स्वरूप बोधक पढ़ रहे हो, परिभाषा नॉर्मल है कि वे अव्यय जिनका प्रयोग पहले उपवाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया। जो पहला उपवाक्य, दो उपवाक्य होते हैं तो उनमें जो पहला उपवाक्य है उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए क्या जाएगा, वो अपने कहलाएगा स्वरूप। इसके हैं अर्थात मानो यानी। तो यहां पहला आ रहा है अपने, ये आ रहा है यानी। तो देखो, सुदर्शन गांधीवादी यानी अहिंसा का पुजारी। तो सुदर्शन गांधीवादी एक उपवाक्य है, छोटा वाक्य, इससे पूरा अर्थ पता नहीं चलता अपने को, बस सुदर्शन गांधीवादी। अब है या नहीं,
ये थोड़ी जोड़ापन है। लेकिन यानी इसका मतलब बताया जा रहा है, इसका अर्थ स्पष्ट किया जा रहा है कि इसका मतलब क्या है, वो अहिंसा का पुजारी है। सुदर्शन गांधीवादी यानी किसका पुजारी है वो? भाई गांधी जी किसके प्रतीक थे? अहिंसा के। तो सुदर्शन भी गांधीवादी व्यक्ति है, सुदर्शन भी गांधीवादी व्यक्ति है, यानी वो क्या है भाई, जैसे गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे वैसे फिर सुदर्शन भी गांधीवादी हुआ, तो वो भी क्या हुआ? अहिंसा का पुजारी। तो इसमें यानी आ गया। दूसरा उदाहरण लिखिए आप, जैसे उसके हाथ फूल जैसे, उसके हाथ फूल जैसे अर्थात कोमल है, अर्थात कोमल है। देखो इसमें कि उसके हाथ फूल जैसे, अब फूल कोमल होता है तो जिसका अर्थ स्पष्ट किया जा रहा है कि अर्थात कोमल है। उसके हाथ फूल जैसे, इसका अर्थ स्पष्ट करके क्या कहा जा रहा है कि अर्थात वो क्या है? कोमल है। तीसरा लिखो, तीसरा है अपने गणेश आदर्श पुत्र मानो राम है, मानो राम है। तो यहां मानो, अब इसमें सिंपल है कि राम क्या थे? आदर्श पुरुष थे, आदर्श पुत्र थे, तो ये गणेश आदर्श पुत्र है। तो इसकी तुलना की जा रही है, इसका अर्थ किससे स्पष्ट करेगा? राम से। कि गणेश आदर्श पुत्र है, मानो क्या हो? राम ही हो। यहां देखो सभी से तुलना की गई है, फूल से, गांधी से और यहाँ राम से, यानी कि ये क्या गला, इनका अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं इसलिए। अब नंबर 4 लिखो आप, उद्देश्य बोधक। नंबर 4 है अपने उद्देश्य बोधक। लास्ट है, ये अपन 3 पढ़ चुके हैं, अब नंबर 4 पढ़ेंगे, उद्देश्य बोधक।